हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? फटाफट से बताइए, देखें एक बार। और क्या हाल चाल आप सभी के? तो आप लोग जुड़ चुके हैं हमारे बैच के अंदर, हाँ, राजस्थान जीके। चलिए साहब, बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई सभी को। हाँ जी, चलिए तो साहब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि अपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अपन शुरू करने वाले हैं भैया, है ना। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करें तो राजस्थान के जितने भी आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं आजकल, अब सब में आर्ट एंड कल्चर आ ही रहा है। लगभग लगभग अपन देखते हैं सबके अंदर आर्ट एंड कल्चर आ ही रहा है अपने, ठीक है ना। चलिए तो खैर अपन उसके बारे में अपन बात करते हैं कि भाई इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या क्या है। ये सबसे बड़ी बात अपने को निकल करके आती है भाई। और वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई आपको पहले तो मैं अभिषेक खांडल, और आपको राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर दोनों में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। करें शुरुआत? तो बताइए आप लोग, करें भाई शुरुआत? बोलो, कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसका उसका सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर आपके और सिलेबस क्या क्या है, वो भी किसका? कला एवं संस्कृति। जो आपके आर्ट एंड कल्चर है ना, उस कला एवं संस्कृति का आपके क्या क्या सिलेबस बनता है उसके बारे में आप लोग एक बार समझ लेना भैया। राजस्थान कला एवं संस्कृति। अगर राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में बात करूं तो यहाँ पर पढ़ने की दृष्टि से और मैं कुछ यूनिट आपके बना लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा आपके यूनिट नंबर 1। सबसे पहले आपके यूनिट नंबर जो 1 है, वो यूनिट नंबर 1 जो है वो आपके उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो यूनिट नंबर 1 मेरी तरफ से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है लोक संगीत। सबसे पहली यूनिट अपन यही पढ़ने वाले हैं। तो पहली यूनिट में आपके आ जाएगा लोक संगीत। लेकिन ध्यान रखना, लोक संगीत लिखने मात्र से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर लोक संगीत में आप लोग क्या पढ़ेंगे? सर जी अपडेटेड पढ़ाना है। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब मैं आपको कोई 17वीं 18वीं शताब्दी का पढ़ाऊँ? हैं भाई, चीज़ें तो अपडेटेड होंगी ना। हाँ, एक साथ 2 क्लास चल रही है सर। तो भाई वो वाली जो क्लास है ना, ये आपकी वो वाली क्लास मेंस की है। जिनको मेंस की तैयारी करनी है वो मेंस पे जाएंगे, और जो बाकी है वो आपके यहाँ रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, मेंस की क्लास अलग है, अर्जुन बैच की वो अलग चल रही है। ये आपके फिर फाउंडेशन वाली क्लास हो गई एक तरीके से। जिसको राजस्थान जी के पढ़ना है, फाउंडेशन पढ़ना है, ठीक है ना, प्री वाला पढ़ना है, वो इस क्लास में ऐड रहेगा भाई। तो देखो लोक संगीत है। अब लोक संगीत वाली के अंदर कौन कौन सी यूनिट अपने को पढ़नी पड़ेगी? तो नंबर 1, सबसे पहले इसके अंदर मैं जो बात करूंगा वो आपके आ जाता है लोकगीत। सबसे पहले लोकगीत के बारे में बात करेंगे। लोकगीत के बाद में जो अपन बात करेंगे ना, वो आपके आ जाएगा लोक नृत्य। लोकगीत के बाद में आपके क्या आ जाता है भाई? लोक नृत्य मैं आपको पढ़ाऊंगा। लोक नृत्य के बाद में नंबर 3 आपके आ जाएगा लोक नाट्य। नंबर 3 पर जो मैं बात करूंगा वो आपके क्या आ जाएगा? तो नंबर 3 पर आपके लोकनाट्य आ जाएगा। नंबर 4 पर अगर अपन चलते हैं तो नंबर 4 पर आपके मैं बात करूंगा लोक वाद्य यंत्र। ध्यान रखना, नंबर 4 पर अगर अपन देखें तो लोक वाद्य यंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। और लोक वाद्य यंत्र के बाद में नंबर 5 पर हम लोग बात करेंगे, वो आपके क्या आ जाएगा? कितना वेट कराया सर जी क्लास का है? चलो कोई ना, तो अब क्लास आई गई ना, तो अब काहे को ज़्यादा लोड लेना भाई। नंबर 5 पर जो अपन बात करेंगे वो आपके आ जाएगी लोक गायन शैलियाँ। लोक गायन शैलियाँ। तो इन सब चीज़ों पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपकी यूनिट नंबर 1 हो जाती है, जिसके अंदर यूनिट नंबर 1 में आपके और कितने भैया? 5 चैप्टर आ जाएंगे, ठीक है ना। कितने चैप्टर आ जाएंगे? 5 चैप्टर आ जाएंगे। दोनों के अकॉर्डिंग करवाओगे क्या सर यहाँ पर? ठीक है ना, पहले बेसिक्स करवाऊंगा फिर उसके बाद में बताऊंगा सारी चीज़ें, है ना। चलिए फिर इसके बाद में देखो आप लोग, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 2, इसके बाद में आपके आ जाएगी यूनिट नंबर 2। और ये जो यूनिट नंबर आपको दिख तो रहा है ना साफ साफ, यूनिट नंबर 2। अब ये जो यूनिट नंबर 2 है, ये यूनिट नंबर 2 अपने क्या कहती है वो भी आप लोग समझ लीजिए भैया। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर मेरी तरफ से जो चैप्टर आता है वो आपके आ जाएगा धर्म। क्या आ जाएगा? धर्म या धार्मिक आंदोलन। धर्म या फिर धार्मिक आंदोलन। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना कि यूनिट नंबर 2 में अगर आप बात करते हैं तो मैं धर्म या धार्मिक आंदोलन पर चर्चा करूंगा। और धर्म या धार्मिक आंदोलन के अंदर जो यूनिट मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगी 3 यूनिट। मतलब जो छठा चैप्टर जो होगा वो छठा चैप्टर होगा आपके लोक देवता को लेकर के।
कौन सा हो जाएगा? छठा चैप्टर आपके लोक देवता हो जाएगा। सातवां चैप्टर जो मेरी तरफ से होगा वो आपके लोक देवियां। सातवां चैप्टर जो आपके मेरी तरफ से होगा वो है आपके लोक देवियां। और जो आठवां चैप्टर जो आपके होगा वो आठवां चैप्टर आपके आ जाएगा लोक संत एवं संप्रदाय। ध्यान रखना, आठवां चैप्टर क्या आ जाएगा? लोक संत एवं संप्रदाय। तो ये लोक संत एवं संप्रदाय आपके आठवां चैप्टर हो जाएगा भाई। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर के आपके धर्म वाली आ जाएगी भाई। ठीक है ना, रोज का कॉल करके परेशान हो गए थे कि हम क्लास लगेगी कि नहीं। ठीक है ना, अच्छा नहीं नहीं नहीं, देखो है ना, हाँ कोई बात नहीं है ना। अब एक बार वो शुरू किया भाई, मैंने ही थोड़ा सा, मेरा ये था कि भाई मैं कल से ले लूँ, कल से ले लूँ, तो फिर मेरे को यूँ लगा कि नहीं यार ले तो लूँ, लेकिन कल बोले मंगलवार के दिन देखो मैं थोड़ा सा शुरुआत कम ही करता हूँ है ना। तो मैंने सोचा नहीं भाई बुधवार से ही करेंगे अपन, बढ़िया। तो फिर अपन ने यहाँ पर शुरुआत करी थी। अब आपको लोड लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है ना, अब इसके बाद में आपके आती है यूनिट नंबर 3। देखना आप लोग यहाँ पर यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे इसके बाद। और यूनिट नंबर 3 अपने पास में किस चीज के बारे में बताएगी? तो यूनिट नंबर 3 आपके बताएगी भैया समाज एवं संस्कृति। ये ध्यान रख लेना, समाज एवं संस्कृति के बारे में यहां पर बात करूंगा मैं आपसे, मतलब कि सामाजिक जीवन एक तरीके से। और ये जो समाज एवं संस्कृति है, बिल्कुल आज फर्स्ट क्लास है बिल्कुल। तो समाज यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके 9th नंबर का जो चैप्टर है वो 9th नंबर के चैप्टर से शुरू करूंगा। तो 9 नंबर के चैप्टर पे आपके आ जाएगा मेले एवं त्योहार। ध्यान रखना, 9 नंबर के चैप्टर पे आपके मेले एवं त्योहार। फिर इसके बाद में 10th नंबर का चैप्टर जो आपके आएगा वो मैं लूंगा आपके वेशभूषा एवं प्रथाएं। ठीक है ना, कंप्लीट ढंग से एक एक चीज को समझ लेना, बेसिक है। वेशभूषा एवं प्रथाएं, वेशभूषा एवं आभूषण, प्रथाएं नहीं, वेशभूषा एवं आभूषण के बारे में यहां पर बात करूंगा। फिर इसके बाद में 11 नंबर के टॉपिक पर चलूंगा। तो 11 नंबर का टॉपिक आपके क्या आ जाएगा? वो आपके रीति रिवाज एवं प्रथाएं आ जाएगा। 11 नंबर का जो टॉपिक है वो आपके आ जाएगा रीति रिवाज एवं प्रथाएं। ठीक है ना, तो रीति रिवाज एवं प्रथाओं पर बात करेंगे। फिर आपके 12th नंबर का जो टॉपिक है वो 12th नंबर का टॉपिक आपके क्या आ जाएगा? तो वो आपके हो जाएगा भैया अपने, और क्या नाम से, अरे जनजातियां, बोलो क्या आ जाएगा भाई? जनजातियां आपके आ जाएगा 12th नंबर का टॉपिक। तो ये भी चीज आप लोग याद रख लेना भाई। ठीक है ना, तो जनजातियों के बारे में आज फर्स्ट क्लास है, डोंट वरी, कोई ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आराम से एक एक चीज को पढ़ने की कोशिश करना भाई, है ना। फिर यूनिट नंबर 4 पर मैं जाऊंगा। ठीक है, और यूनिट नंबर 4 क्या कहती है वो भी आप लोग देख लीजिए कि यूनिट नंबर 4 में सर आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो। तो ये यूनिट नंबर 3 हो गई। यूनिट नंबर 3 के बाद में यूनिट नंबर 4, और यूनिट नंबर 4 के अंदर आपके क्या आ जाएगा? हाँ जी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आपको तो यूं ही याद हो जाएगा हमें पढ़ाया हुआ। अच्छा आपका तो, हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश यही करूँगा कि पूरा क्लास में याद करा दूँ। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 देखो, यूनिट नंबर 4 के अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या? अपने कलाएं। क्या पढ़ाऊंगा? आपके कलाओं के बारे में अपन बात करेंगे। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी कलाएं हैं वो उनके बारे में बात करेंगे, मतलब कि यूनिट नंबर 13। और यूनिट नंबर 13 पर अपन बात करेंगे चित्रकला। किसके बारे में? चित्रकला। चित्रकला के बाद में यूनिट नंबर 14, और यूनिट नंबर 14 पर मैं आपकी बात करूंगा किसके बारे में? हस्तकला। हस्तकला, ठीक है ना, हस्तकला एवं साथ में लोक कलाएं, हस्तकला एवं लोक कला, ध्यान रख लेना आप लोग, हस्तकला एवं लोक कलाएं, ये अपन यहां पर डिस्कस करेंगे भैया। सर जी 7 नंबर का टॉपिक तो सिलेबस में है ही नहीं। कौन से सिलेबस में नहीं है 7 नंबर का टॉपिक, ये बताओ कौन से वाले सिलेबस में नहीं है? अगर आप कह रहे हो कि आरएस प्री में नहीं है तो ये आपकी गलत फहमी है। आरएस प्री में तो है, मेंस में नहीं है, समझ गए? मेंस में नहीं है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और वैसे अगर आप बात करते हैं अदर कंपटीशन में तो लगभग आपके मिल ही जाता है भैया। ऐसा ही वालों के लिए तो है बिल्कुल, ठीक है ना, कैसे नहीं है। फिर इसके बाद में यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर क्या आ जाएगी आपके? तो यूनिट नंबर 5 पर मेरे पास एक आता है आपके लिए स्थापत्य कला। यूनिट नंबर 5 पर आपके क्या आ जाएगा? स्थापत्य कला। तो देखो आप लोग, स्थापत्य कला के अंदर यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके जो चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 पर आप लोग देखेंगे दुर्ग,
16 पर पढ़ेंगे आप लोग महल, महल एवं हवेलियां, महल एवं हवेलियां, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिर 17 पर बात करूंगा तो 17 पर आपके आ जाएगा मंदिर, मंदिर। और 18 नंबर का टॉपिक जो है वो आपके हो जाएगा क्या, छतरियां, छतरियां एवं बावड़ियां, छतरियां एवं बावड़ियां। तो ये आपके 18 नंबर का टॉपिक हो जाएगा, समझ गए। और फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, अपने पास जो आखिरी यूनिट आती है वो है यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6। और यूनिट नंबर 6 पर अगर आप लोग बात करें तो यूनिट नंबर 6 आपके किससे रिलेटेड हो जाती है, तो ये ध्यान रखना, यूनिट नंबर 6 आपके रिलेटेड हो जाएगी भाषा एवं साहित्य। तो ऐसे करके ये अपन पूरी की पूरी कल्चर आपके पढ़ने वाले हैं। फटाफट से सबसे पहला काम तो सिलेबस अपने पास में होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, पहले तो सिलेबस अपने पास में होना चाहिए। तो जो लिख रहे हैं साथ की साथ वो सिलेबस नोट कर लें भाई फटाफट से, जो साथ की साथ लिखने का काम कर रहे हैं ना वो फटाफट से सिलेबस नोट कर ले भैया, ठीक है। चलिए साहब, ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है भैया ना, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो मैं आपको दोनों चीजें साथ लेके चल रहा हूं ना, प्री प्लस एसआई, प्री प्लस एसआई दोनों साथ लेकर चल रहा हूं ना, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। और किसी के दिमाग में गलतफहमी है ना कि भाई मेरे लोक देवियां सिलेबस में नहीं है, तो उनको मैं एक चीज बता देता हूं। आप जब संत संप्रदाय पढ़ते हैं तो वहां पर एक शाक्त संप्रदाय आता है, वो शाक्त संप्रदाय लोक देवियों को ही डेडिकेट है, वो शाक्त संप्रदाय लोक देवियों के लिए बना हुआ है। तो ये पूरी बातें आप लोग नोट कर लो इस 6 यूनिट के अंदर जा करके, और मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, ठीक है भाई। पीडीएफ मिल जाएगी, वैसे ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पीडीएफ मिल जाएगी तो वहाँ से भी आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर आप लोग समझने का काम कर लो भैया। तो करें शुरुआत अपन यहाँ पर, बोलो आप लोग कहो तो शुरुआत कर दें, फटाफट बताओ देंगे, आप लोग कहो तो शुरुआत कर दें भैया। सर ये पीएसआई का ही है ना सिलेबस, बिल्कुल। अब कुछ लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, बोले सर प्रमुख व्यक्तित्व, अरे प्रमुख व्यक्तित्व मेरे जो कल्चर के है ना वो साथ की साथ ही आ जाएंगे, अलग से प्रमुख व्यक्तित्व अपने देने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए। प्रमुख व्यक्तित्व मैं इनके अंदर ही बता दूंगा, जो जो जहां जहां प्रमुख व्यक्तित्व आते हैं, तो अलग से अपन उसकी यूनिट नहीं देते। क्या होता है प्रमुख व्यक्तित्व, नृत्य करने वाले नृत्य की जगह आएंगे, नाट्य करने वाले, गीत गाने वाले, संगीत गायन शैली वाले अपनी जगह पर आएंगे, संत अपनी जगह पर आ जाएंगे, साहित्यकार अपनी जगह पर आ जाएंगे, चित्रकार अपनी जगह पर आएंगे, हस्तकला वाले अपनी जगह पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो जहां पर अपने आप आ जाएगा, तो अलग से प्रमुख व्यक्तित्व नहीं देने होते। प्रमुख व्यक्तित्व मुख्यतः इतिहास का भाग होता है। किसका भाग होता है, इतिहास का भाग होता है। जैसे हीरालाल शास्त्री के बारे में 2 बात तो पढ़ ली, लेकिन हीरालाल शास्त्री का जो मेन पूरा जीवन परिचय वगैरह वो प्रमुख व्यक्तित्व होता है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। चलो साहब, तो बोल रहे हो आप, बोलो यस सर कर दो शुरू। हाँ तो लो साहब, आप लोग कह रहे हो तो शुरुआत कर ही देता हूँ। सबसे पहला चैप्टर अपन ले लेते हैं नंबर 1, और नंबर 1 चैप्टर आपके पास में आता है लोकगीत। सबसे पहला चैप्टर आप लोग यहां पर देखना, लोकगीत, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आरएस प्री वाले भी आपके बैच में हैं, तो एसआई वाले भी बैच में हैं, तो राजस्थान जीके वाले भी आपके इस बैच के अंदर पढ़ रहे हैं। सर बुक से करवाओ क्या, नहीं बुक वो कुछ नहीं, अपने तो भैया जो मेरी आदत है लिखकर पढ़ाने की, अपन उसी से पढ़ाएंगे, नो पीपीटी नो बुक। समझ में आई बात यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। लोकगीत, सबसे पहले लोकगीतों के बारे में 2 बातें आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, कि लोकगीतों के बारे में 2 बातें कौन कौन सी सर याद रखनी है हमको। तो देखो आप लोग कौन कौन सी 2 बातें अपन लोकगीतों को लेकर के याद रखेंगे, तो वो आप लोग समझिएगा भैया। सबसे पहले तो मैं यहां पर बात करता हूं कि लोकगीत जो आपके हैं, उन लोकगीतों की, और आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी परिभाषाएं विद्वानों द्वारा दी गई हैं, कि जो भी आपके लोकगीत हैं उनकी कौन कौन सी परिभाषाएं विद्वानों ने दी है भाई। डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए। देखो एक चीज यूं मानना कि भले ही चाहे बैच क्या हो अपना, भले ही चाहे आपके बैच कैसा है भैया, ये बैच आपके ऑनलाइन बैच होगा, ये ध्यान रख लेना। अरे प्रमुख समाचार पत्र भाई वो उसमें आते हैं आपके इतिहास में, यहां कहीं के समाचार पत्र पढ़ोगे तुम। घर पे मैं बोलूँ ना कि हाँ भाई बोलो बार बार, तो घर पे बोलना बैठ कर, घर वालों को भले ही चाहिए लगे पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ान तो बोले, ठीक है ना। यस सर, हम भी साथ साथ नोट्स बना लेंगे, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना, एक तो परिभाषाओं के बाद में मैं बात करूंगा कि लोकगीतों की प्रकृति क्या है, लोकगीतों की
प्रकृति क्या है वो ध्यान रखना आप लोग, प्रकृति या भाव मैं इसके अंदर कह सकता हूं। चलिए साहब, सबसे पहले परिभाषाओं के बारे में ही डिस्कस कर लेता हूं। किस विद्वान ने क्या परिभाषा दी है, ठीक है ना। मेंस का सिलेबस पढ़े तो प्री का सिलेबस हो जाएगा क्या? नहीं भैया, कैसे हो जाएगा? प्री फैक्ट पर है, मेंस पूरा आपके फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों पर है, ध्यान रखना। तो मेंस में अपने क्या होता है, कुछ फैक्ट अपन छोड़ ही देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? वो काम नहीं आते, क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन पूछता नहीं है वहां तो, ठीक है ना। तो देखो आप लोग परिभाषाएं, अरे भैया परिभाषाओं के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोकगीतों को क्या कहा, जिन्होंने लोकगीतों के लिए एक शब्द काम में लिया कि लोकगीत क्या हैं, बोले लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत जनता की भाषा है, ध्यान रख लेना आप लोग। दूसरे नंबर पर लोकगीतों को कहा गया संस्कृति के पहरेदार, कि लोकगीत आपके क्या हो जाएंगे, तो बोले लोकगीत आपके संस्कृति के पहरेदार हैं, तो लोकगीतों को संस्कृति के पहरेदार कहा गया। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, बोले लोकगीत आपके क्या हैं, तो लोकगीत आपके जन समुदाय की आत्मा है। लोकगीत क्या हो जाएंगे भाई, तो लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा भी कहा गया। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रख लेना, समझ गए बात को। ऐसे ही देखो, लोकगीतों को कहा गया कि लोकगीत हमारे संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, कि लोकगीत क्या है भाई, तो लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्र हो जाएंगे। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना कि लोकगीतों को संस्कृति के मुंह बोले चित्र भी कहा गया है। डन, लो साहब। ऐसे ही लोकगीतों को क्या कहा गया, कि लोकगीतों को कहा गया है सुखद संदेश देने की कला। लोकगीतों को क्या कहा गया है भाई, तो लोकगीतों को कहा गया सुखद संदेश देने की कला, कि भाई लोकगीत आपके सुखद संदेश देने की कला भी कहलाते हैं। लेकिन ये तो सारी बातें आपने लिख ली, लेकिन मुख्य बात ये याद रखो कि भाई मुख्य बात ये याद रखो कि कहा किसने है, ठीक है ना, कहा किसने है, तो ये ध्यान रखना आप लोग सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, मेंस का भी करवाएंगे, सब करवाएंगे, तुम पढ़ो तो सही यार। पहले ही दिन तुम तो पूरा रायता फैला के बैठ गए, ठीक है ना। पहले ही दिन थोड़ी एक बार पढ़ो अच्छे से, फिर बताऊंगा मैं क्या क्या करना है। वेट एंड वॉच, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, समझ गए मेरी बात। हाँ जी, चलिए तो देखो परिभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, कि भाई लोकगीत जनता की भाषा है और लोकगीतों को संस्कृति के पहरेदार कहने वाला कौन, महात्मा गांधी। तो ये डेफिनेशन, दोनों ही डेफिनेशन महात्मा गांधी द्वारा दी गई है, ये ध्यान रखना सबसे पहली बात। महात्मा गांधी ये कहते हैं कि लोकगीतों के माध्यम से जनता अपनी भाषा को व्यक्त करती है, जनता अपनी भाषा को व्यक्त करती है, ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद में लोकगीत आपके संस्कृति के पहरेदार है, पहरेदार मतलब बॉडीगार्ड, जिन्होंने संस्कृति को बचाया। भाई मेरे पहरेदार, मेरे जो पहरेदार है वो क्या करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। जिसने कल्चर को बचाया है, जो संस्कृति को बचा कर रख रहे हैं, वो लोकगीत है, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं जन समुदाय की आत्मा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या नाम दिया, तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि लोकगीत क्या है भैया, तो लोकगीत बोले जन समुदाय की आत्मा है, ठीक है ना। लोकगीत क्या हो जाएंगे आपके, तो लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है। ऐसा कौन कहता है, तो ऐसा आपके जवाहरलाल नेहरू कहते हैं भैया। सॉरी मैंने क्या लिख दिया, वापस ही वही लिख दिया क्या, हाँ जी जवाहरलाल नेहरू लिखना है मेरे को यहाँ पर। तो जवाहरलाल नेहरू आपके क्या कहते हैं भैया, जवाहरलाल नेहरू जन समुदाय की आत्मा कहते हैं। अब तक यहां से क्या पेपर में प्रश्न आया है क्या, मैं यूं ही पढ़ा रहा हूं या पेपर में कोई प्रश्न भी आया है यहां पर, ठीक है ना। तो मैं अगर बात करूं कि ये जो संस्कृति के मुंह बोले चित्र जो आप यहां पर देख रहे हैं ना, ये आपके पेपर में आ चुका है, इसलिए बाकी डेफिनेशन मेरे को बतानी पड़ रही हैं। तो ध्यान रखना, संस्कृति के मुंह बोले चित्र मतलब हमारे कल्चर को जो मुंह से बोलकर बता रहे हैं, हमारे कल्चर को जो मुंह से बोलकर बता रहे हैं। आई बात समझ में, जैसे अपने वो गीत नहीं आता कि सागर पानी भर बा जाऊं सा निजर लग जाए, सागर पानी भर बा जाऊं सा निजर लग जाए। मतलब यहाँ पर वो पानी भरने के लिए जा रही है, मतलब ये पनिहारी वाला भाव है कि हमारा कल्चर ये है कि हम पनगढ़ से पानी भर करके लेकर के आते थे। समझ में आ गई बात, तो हमारा कल्चर था ये भाई। तो ये ध्यान रखना आप लोग, संस्कृति के मुंह बोले चित्र कहने वाला कौन, तो वो आपके हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी। बोलो कौन हो जाएगा आपके, तो देवेंद्र सत्यार्थी ने संस्कृति के मुंह बोले चित्र कहा है। तो लो साहब ये भी आप लोग याद रख लेना।
समझ में आई बात यहाँ पर। और सुखद संदेश देने की कला, कि लोकगीत अपने को सुखद संदेश देते हैं, बेटर फील करवाते हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ऐसा कहने वाले कौन है भाई? तो ऐसा कहने वाले आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ये चीज भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। समझ गए मेरी बात को? बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? तो भाई सीधे सीधे याद करो, घर पर बैठे बैठे बोलो रे कि भाई लोकगीतों को जनता की भाषा कहने वाला कौन? महात्मा गांधी। लोकगीतों को संस्कृति के पहरेदार कहने वाला कौन? महात्मा गांधी। लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा कहने वाला कौन? जवाहरलाल नेहरू। लोकगीतों को संस्कृति के मुंह बोले चित्र कहने वाला कौन? देवेंद्र सत्यार्थी। लोकगीतों को सुखद संदेश देने की कला कहने वाला कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। अब उल्टा भी याद कर लो भैया, महात्मा गांधी ने लोकगीतों को क्या कहा? जनता की भाषा कहा, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने लोकगीतों को क्या कहा? संस्कृति के पहरेदार कहा। जवाहरलाल नेहरू ने लोकगीतों को क्या कहा? जन समुदाय की आत्मा कहा। देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों को क्या कहा? तो संस्कृति के मुंह बोले चित्र कहा। लोकगीतों को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को क्या कहा? सुखद संदेश देने की कला कहा। तो उल्टा पुल्टा दोनों याद होने चाहिए, ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है। क्योंकि भैया जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं ना, वो एक चीज अच्छे से ध्यान रखना। आप तुम कहते हो ना मेंस कल को तुमसे पूछ ले, भाई क्या पूछ ले तुमसे कि लोकगीतों के बारे में टिप्पणी लिखो या लोकगीतों का वर्तमान जीवन में लोकगीतों के महत्व को बताओ, तो ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। महात्मा गांधी क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, आपके देवेंद्र सत्यार्थी क्या कहते हैं, और आपके रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं। तो ये परिभाषाएं याद रखना। इसके बाद में फिर आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास आता है लोकगीतों की प्रकृति या भाव, कि लोकगीतों के भाव क्या क्या हो जाएंगे। तो लोकगीतों के जो भाव है ना, उसके अंदर आपके एक आ जाता है सबसे पहले कि लोकगीत आपके विरह गीत होते हैं। लोकगीत एक प्रकार के क्या होते हैं? विरह गीत होते हैं। मतलब ये आपसे पूछेगा कि निम्न में से विरह गीत है या निम्न में से विरह गीत नहीं है। तो एक तो आपके विरह गीत हो जाएगा, एक आपके हो जाएगा कौन सा? श्रृंगारिक गीत। बोलो कौन सा हो जाएगा? तो एक आपके श्रृंगारिक गीत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। फिर ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो एक आपके भक्ति गीत हो जाएंगे। कौन से गीत हो जाएंगे आपके? तो कुछ आपके भक्ति गीत भी हो जाएंगे, ध्यान रख लेना। फिर कुछ आपके वैवाहिक गीत भी हो जाएंगे। अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन अच्छे से, बड़े अच्छे से। अपने को एक एक चीज क्लियर करनी है भैया। तो एक आपके वैवाहिक गीत भी हो जाएंगे, और कुछ जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके वीर रस के गीत हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे भैया? वीर रस के गीत हो जाएंगे। या फिर मैं आपको बताऊं तो आपके महफिल में गाए जाने वाले महफिल गीत भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। जो आपके महफिल में गाए जाते हैं वो महफिल गीत भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे भाई। तो ये अपने लोकगीतों की प्रकृति हो जाती है। जैसे सबसे पहले विरह गीत। अरे विरह का मतलब क्या होता है? विरह का मतलब होता है वियोग। जब पति और पत्नी दोनों के बीच में, प्रेमी या प्रेमिका के बीच में वियोग की स्थिति, मतलब दोनों के बीच में जब दूरियां आ जाती हैं। अरे दूरियों का मतलब ये नहीं है रे कि मुंड माथे फोड़ लिए और तलाक ले लिया, अब कह रहे हैं कि हमारा विरह काल चल रहा है, हम विरह भोग रहे हैं। अरे तुम परमानेंट ही विरह हो चुके हो, अब तुम भूल जाओ विरह विरह वाली बातें। तो विरह का मतलब होता है प्रेम है और वियोग की स्थिति हो गई। मतलब पति कमाने के लिए बाहर चला गया, कल को तुम्हारी पोस्टिंग हो जाएगी ना, तो तुम जैसे रहने वाले धौलपुर के चले गए बाड़मेर, पोस्टिंग बाड़मेर, तो तुम्हारी लुगाई का विरह काल चलेगा, उसको विरह काल बोलते हैं। और जो लुगाई होती है उसको विरहिणी स्त्री बोलते हैं। ध्यान रखना, समय को तो क्या बोलते हैं? विरह काल। और जो लुगाई है उसको क्या बोलेंगे? विरहिणी स्त्री। और विरहिणी स्त्री जो गीत गाएगी ना उसको विरह गीत बोलेंगे। तो जहां भी मैं कह दूं ना कि पति परदेश गया हुआ है, ध्यान रखना, हस्बैंड इज नॉट अवेलेबल हेयर, पति यहां पर नहीं है, तो अपने आप समझ जाना कि गीत कैसा हो गया है भैया, गीत विरह गीत है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना। अपन सुनते भी तो हैं, अपन कई बार सुनते भी तो हैं, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो क्या कहना चाह रहा है? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ठीक है ना। अपन सुनते ना कि ढोला मारू रा आओ आओ नी पधारो मारे देश। मतलब पति परदेश गया हुआ है, पत्नी याद कर रही है। तो केसरिया बालम कैसा गीत है भैया? केसरिया बालम आपके कैसा गीत है? वो आपके विरह गीत है। समझ गए मेरी बात को? तो जब जब आपके पति परदेश चला जाएगा तो गीत आपके कौन सा हो जाएगा? गीत आपके विरह गीत हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? बिल्कुल। फिर श्रृंगारिक गीत क्या होता है?
श्रृंगारिक जिसके अंदर किसी महिला के सौंदर्य का वर्णन किया गया हो, किसी महिला के सौंदर्य का वर्णन किया गया हो, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया हो, या फिर श्रृंगार की किसी वस्तु का वर्णन कर रहा है, श्रृंगार की किसी वस्तु का वर्णन कर रहा है, तो भी आपकी क्या हो जाएगा, श्रृंगारिक गीत हो जाएगा। आप कोई सा भी उठा के देख लो, आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना, जिसमें भी महिला के सौंदर्य का वर्णन किया जाए वो आपकी श्रृंगारिक गीत है। समझ गए मेरी बात को। इवन मैंने क्या बोला, सौंदर्य श्रृंगार की वस्तु का वर्णन कर दे तो भी श्रृंगारिक गीत हो जाएगा, ठीक है ना। कि लडली लूमा झूमा रे, लडली लूमा झूमा रे मारो, गोरे बंद नख राड़ो, आली जा मारो, गोरे बंद नख राड़ो। सुनना, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण, तो ये गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है तो भाई साहब श्रृंगार की वस्तु है या नहीं है। और जब श्रृंगार की वस्तु है तो अपने आप ही समझ जाओ कि ये आपके क्या हो जाएगा, श्रृंगारिक गीत है। तो ऐसे याद रखना, जहां पर भी श्रृंगार की वस्तु का वर्णन करे या महिला या प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करे तो गीत श्रृंगारिक। जैसे राजकुमारी मूमल, मूमल के ऊपर मूमल गीत बनाए जिसमें मूमल के सौंदर्य का वर्णन किया है। भक्ति गीत, जो भी देवी देवताओं के गीत हैं वो सब भक्ति गीत हो जाएंगे, जो भी देवी देवताओं के गीत हैं सब भक्ति गीत हो जाएंगे। आई बात समझ में। कोई भी उठा लो अपने, कोई भी देवी देवताओं के गीत सब भक्ति गीत हो जाएंगे। आगे बात समझ में। तो ये चीज भी आप ध्यान रख लेना। तो जैसे भक्ति गीत मैं जैसे आपको बताऊं कि रूणी चारा धनिया अज माल जीरा कंवरा, माता मेणा देरा लाल रानी, नेतलरा भरतार मारो हेड़ो, ओ मारो हेड़ो सुनो जी रामा पीर जी, ए मारो हेड़ो सुनो जी रामा पीर जी। तो ये क्या है, रामदेव जी का भजन है तो भक्ति गीत हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर इसके बाद में आ जाएगा आपके वैवाहिक गीत। विवाह पर जो भी गीत गाए जाते हैं सब वैवाहिक गीत हो जाएंगे। विवाह पर जो भी गीत गाते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वैवाहिक गीत हो जाएंगे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बनने का गोरा बदन चमकाओ रे। फिर आता है जैसे बनारी बनड़ी फेरा में झगड़ी, बनारी बनड़ी फेरा में झगड़ी, ठेके ने लिया सोनारी बंगड़ी। सब विवाह के गीत है भाई साहब। बन्ना बन्नी गाई मैंने, हल्दी का भी सुनाया मैंने, बन्ना बन्नी भी सुनाया। ये सब आपके कैसे गीत हो जाते हैं, ये सब आपके वैवाहिक गीत हो जाते हैं। ध्यान रखना आप लोग। आनंद के साथ में मजे लेके पढ़ो रे, लोड नहीं लेना रे, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना ज़्यादा, ठीक है ना। वीर रस के गीत जिसमें भी आपके और मतलब जो युद्ध भूमि में गाए जाएं, युद्ध वीरों के लिए लिखे जाएं, वीरों के लिए पढ़े जाएं, वो सब आपके वीर रस के गीत होते हैं। ध्यान रखना। आई बात समझ में। कि राणा थारी डकाल सुनकर अकबर दूजो जाए, हल्दी घाटी रंगी खून सू नाड़ो बहतो जाए, कि चाली मेवाड़ी तलवार बह गया खूनारा खंगार, राणा सुन तो ही जाई जो जी। आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ, तो भाई महाराणा प्रताप का गीत मैंने आपको सुनाया, वीर रस का गीत हो जाएगा। महफिल के जो गीत होंगे वो आपके मतलब जो भी पार्टी शार्टी करते हैं ना, पार्टी शार्टी करते टाइम आपके जो गीत गाए जाते हैं वो महफिल गीत होते हैं। आई बात समझ। जैसे कलाली सॉन्ग होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। कलाली सॉन्ग होता है तो वो आपके महफिल गीत होता है। दारूड़ी, दारू परोसते समय तो दारूड़ी सॉन्ग भी आपके महफिल गीत होता है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। चलिए, वाह सर आप तो कुंभा की तरह संगीतज्ञ हो। अच्छा, हाँ मम्मी हंस रही है हमारी। हाँ बहुत बढ़िया बात है। चलिए साहब, मैं कह रहा हूँ ना आनंद के साथ पढ़ो। जिसने दिमाग में टेंशन ली ना वो पढ़ ही नहीं पाएगा रे, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान रखना, मतलब अपना मस्त रहना है। यूँ नहीं अत्ता माजी सटकेल ना, अत्ता माजी काहे को सटकेल भाई। हमारा दिमाग बिल्कुल शांति से एकदम मस्त। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई क्या। कि लोकगीतों की परिभाषाएं भी मैंने आपको बता दी और इसी के अलावा मैंने प्रकृति भी बता दी। बोलो यस या नो, यस या नो बताओ फटाफट से। क्लियर, तब तो आगे बढ़ूं। बताइए, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर। डन, वाह सर वाह। हाँ जी, चलो साहब आगे बढ़ू क्या, बताओ तुरंत। अब मैं लोकगीतों पर डिस्कस करूंगा भैया। परिभाषाएं मैंने आपको बताई, प्रकृति मैंने आपको बताई, तो मेरे पास में जो सबसे पहला लोकगीत आता है वो क्या आ जाएगा भैया आपके। सबसे पहला लोकगीत जो मैं यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं। केसरिया बालम
आओ नी पधारो मारे देश जी, पिया प्यारी ढोला आओ नी पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। चलिए साहब, तो देखो आप लोग केसरिया बालम पर अपने एग्जामिनर क्या क्या प्रश्न बना सकता है, सभी का ध्यान अब इधर। सबसे पहली बात, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, मतलब पति इज नॉट अवेलेबल हेयर, पति यहां पर नहीं है, पति परदेश गया हुआ है। और जब जब पति परदेश जाएगा तो गीत कैसा हो जाएगा भैया, तो जब जब पति परदेश जाएगा गीत हो जाएगा आपके विरह गीत। बोलो कैसा गीत हो जाएगा, मतलब केसरिया बालम आपके विरह गीत होता है। केसरिया बालम कैसा गीत है, विरह गीत है। और दूसरे नंबर पर ध्यान रखना, ये जो आपके केसरिया बालम है इसको कहा जाता है आपके राजस्थान का राज्य गीत। केसरिया बालम को क्या कहेंगे अपन, हमारे राजस्थान का राज्य गीत कौन सा, तो हमारे राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम ही है। लेकिन राज्य नृत्य पूछे तो घूमर हो जाता है, लेकिन राजस्थान का राज्य गीत पूछता है तो वो अपने केसरिया बालम ही है। ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रख लेना। क्लियर मेरी बात यहां पर। दूसरे नंबर पर, हमारे राजस्थान को पहले बोलते थे राजपूताना, और राजपूताना से पहले बोलते थे रजवाड़ा, तो ये जरूर याद रखना, ये हमारे राजस्थान का रजवाड़ी गीत हो जाएगा। ये जो केसरिया बालम है ये हमारे राजस्थान का क्या हो जाएगा, तो ये हमारे राजस्थान का रजवाड़ी गीत माना जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखना भैया। आपका सॉन्ग सुनकर घर में सब बोल रहे हैं कि तू क्लास नहीं देख रही, सॉन्ग सुन रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। इन सब घरवालों को भी सुनाओ। बोले हम लोड लेके नहीं पढ़ते हैं, मस्त होके पढ़ते हैं, क्योंकि हम क्या है बूस्टर एकेडमी पर हम बूस्ट होते हैं, ठीक है ना। हाँ, पीएसआई के लिए क्या बिल्कुल है भैया, क्यों नहीं है। तो राजस्थान का रजवाड़ी गीत अपन इसको बोलते हैं, क्योंकि राजस्थान को पहले राजपूताना और राजपूताना से पहले रजवाड़ा बोलते थे। तो राजस्थान का राज्य गीत पूछे तो केसरिया बालम, राजस्थान का रजवाड़ी गीत पूछे तो केसरिया बालम, राजस्थान का राज्य नृत्य पूछे तो घूमर, और राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य पूछे तो घूमर, मतलब नृत्य पूछे तो घूमर, गीत पूछे तो केसरिया बालम। ये जो केसरिया बालम गीत है ये कौन सी शैली में गाया गया, तो ध्यान रखना ये आपके मांड गायन शैली में गाया। बताओ कौन सी शैली में, तो ये जो केसरिया बालम गीत है ना ये आपके मांड गायन शैली में गाया गया। फिर ध्यान रख लेना कौन सी शैली में गाया गया, तो ये आपके मांड गायन शैली में गाया। और ये जो आपके मांड गायन शैली है ना, ये मांड गायन शैली भाई निकली कहाँ से है, तो ये आपके जैसलमेर से निकली है भैया। क्योंकि जैसलमेर का ही प्राचीन नाम क्या था, जैसलमेर का ही प्राचीन नाम आपके क्या था, मांड। ग्राम सेवक परीक्षा में प्रश्न आया था कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है, मांड। तो ध्यान रखना मांड गायन शैली आपके कहां से निकली है, तो मांड गायन शैली आपके जैसलमेर से निकली है। फिर इसके बाद में देखो आप लोग यहां पर, फिर इसके बाद में इस गीत को सर्वप्रथम गाने वाली, मतलब ये जो केसरिया बालम गीत है, इस केसरिया बालम गीत को अगर इस दुनिया में सबसे पहले किसी ने गाया था तो सबसे पहले गाने वाली कौन थी, और इसी के साथ में पता होना चाहिए इस गीत को सर्वाधिक गाने वाली कौन, मतलब कि इस गीत को सबसे ज्यादा किसने गाया था, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले गाने वाली कौन और सबसे ज्यादा गाने वाली कौन, समझ गए मेरी बात को। तो सबसे पहले गाने वाली तो हो जाएगी आपके मांगी बाई। सबसे पहले अगर इस गीत को किसी ने गाया था तो वो आपके मांगी बाई ने गाया था, और ये मांगी बाई भैया उदयपुर की गायिका है। ये मांगी बाई कहाँ की है भाई, तो ये मांगी बाई उदयपुर की है। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने गाया था तो सबसे ज्यादा गाने वाली थी अल्लाह जिलाई बाई। सबसे ज्यादा गाने वाली कौन हो जाएंगी, तो अगर सबसे ज्यादा किसी ने गाया तो वो आपके हो जाएंगी अल्लाह जिलाई बाई। और अल्लाह जिलाई बाई आपके कहाँ की है, तो ये जो अल्लाह जिलाई बाई है ये आपके ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ये बीकानेर की है भाई। अगर अल्लाह जिलाई बाई के बारे में बात करें तो अल्लाह जिलाई बाई आपके कहाँ की हो जाएंगी, तो अल्लाह जिलाई बाई आपके बीकानेर की हो जाएंगी, ठीक है ना। मतलब कि पहली बार गा करके किसी ने फेमस किया होगा या ज्यादा गा करके, अरे फेमस तो तब हुई होंगी ना जब ज्यादा गाया होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि इस गीत की प्रमुख गायिका भी कौन है, तो प्रमुख गायिका भी आपके अल्लाह जिलाई बाई को ही माना जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। और इन दोनों ने अगर ये गीत गाया होगा
अगर इन दोनों ने केसरिया बालम को गाया होगा तो भैया कौन सी शैली में गाया होगा, तो इन दोनों ने मांड गायन शैली में गाया होगा, इसलिए इन दोनों को मैं कहूंगा मांड गायिका। ये दोनों की दोनों आपके क्या हो जाएंगी, तो इन दोनों को मैं कहूंगा भाई मांड गायिका की, ये दोनों के दोनों आपके मांड गायिका हैं। समझ गए? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर यहां पर मैंने एक चीज लिखी है भाई, आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको मिलेगा पधारो मारा देश। अरे भैया ये पधारो मारा देश क्या है, अपने एक आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, हमारे राजस्थान के अंदर और एक डिपार्टमेंट है राजस्थान, मेरी स्पेलिंग गलत हो तो सही कर लेना भैया, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ध्यान रखना, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कोई गलत हो तो देख लेना भैया आप लोग, है ना। हाँ जी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आरटीडीसी, बोलो क्या बोलेंगे अपन, आरटीडीसी बोलते हैं। तो सुन लो अच्छे से कि ये जो आपके पधारो मारा देश है, ये आपके आरटीडीसी का पंचवाक्य है। आरटीडीसी का क्या है, ये आपके पंचवाक्य है, ये ध्यान रखना। पंचवाक्य को बोलते हैं टैगलाइन। आई बात समझ में? पंचवाक्य को क्या बोलते हैं, आपके टैगलाइन बोलते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो अगर आपसे पूछे कि आरटीडीसी का पंचवाक्य, हिंदी में भी बता देता हूं आपको, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। तो कल को आपको पूछ ले कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम जो है इसका पंचवाक्य क्या है, पधारो मारा देश। पधारो मारा देश आपके इसका पंचवाक्य है, तो ये आपके केसरिया बालम गीत की ही पंक्ति है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, केसरिया बालम, आओनी, पधारो मारा देश, क्या क्या प्रश्न यहां पर बने वो भी देखो। केसरिया बालम गीत कैसा गीत है, विरह गीत, मतलब सेपरेशन सॉन्ग, सेपरेशन सॉन्ग जिसको अपन बोलते हैं, ये राजस्थान का राज्य गीत है, मतलब कि स्टेट सॉन्ग ऑफ राजस्थान। फिर इसके बाद में राजस्थान का रजवाड़ी गीत है, मतलब कि रजवाड़ी सॉन्ग ऑफ राजस्थान। कौन सी शैली में गाया गया, तो ध्यान रखना मांड गायन शैली में इसको गाया गया, तो ये जरूर ध्यान रख लेना, संग इन मांड स्टाइल, क्या आ जाएगा, मांड स्टाइल। और ये जो मांड स्टाइल है इसका ओरिजिन क्या है भैया, तो इसका ओरिजिन आपके जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट सिंगर, तो फर्स्ट सिंगर आपके मांगी बाई। और ये ध्यान रख लेना, अगर आपसे पूछता है कि मोस्ट सिंगर, तो मतलब सबसे ज्यादा गाने वाली, तो वो आपके अल्लाह जिलाई बाई हो जाएगी। समझ में आ गई बात? यहां पर फटाफट से इसको क्लियर कर लीजिए आप एक बार, फटाफट से क्लियर कीजिए। हाँ जी भाई, कोई दिक्कत इसके अंदर, बोलो फटाफट से, एनी डाउट, आगे बढ़ू क्या? अब देखो, अभी एक विद्यार्थी ने कहा था कि सर अपडेटेड पढ़ाना, अभी अपडेटेड के बारे में मैं उसको बता दूंगा चीजें, एक एक चीज समझना। अब यहां पर अपने पास में एक चीज आती है भैया, और वो एक चीज ये आती है कि राजस्थान में मांड गायिकाएं, राजस्थान में मांड गायिकाएं, मुझे पक्का से पता है आरएस परीक्षा 2018 जो कि आपके 5 अगस्त 2018 को हुई थी, उसके अंदर आपके प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से मांड गायिका है, अगर वो निम्न में से पंचवाक्य अलग अलग होता है क्या, नहीं, एक ही है टैगलाइन और पंचवाक्य, ध्यान रखना। तो भाई मांड गायिका कौन कौन निम्न में से मांड गायिका है, अगर वो यूं देता ना नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाती भैया। तो अपने को ये थोड़ा सा याद रखना कि राजस्थान में कौन कौन सी मांड गायिका हैं। जैसे नंबर 1 अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान में एक मांड गायिका, अभी अभी मैंने आपको बताया, अल्लाह जिलाई बाई। किसके बारे में बात करूंगा मैं, अल्लाह जिलाई बाई। सुनो आप अल्लाह जिलाई बाई के बारे में क्या क्या प्रश्न इनके बन सकते हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं भाई।
छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से क्या क्या प्रश्न अल्लाह जिलाई बाई को लेकर बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है भैया कि ये जो अल्लाह जिलाई बाई है अपने बीकानेर के महाराजा, और बीकानेर के अंदर जो महाराजा थे उनका नाम था गंगा सिंह। ध्यान रखना, बीकानेर के महाराजा जो थे जिनका नाम क्या था, गंगा सिंह। उन गंगा सिंह की, ध्यान रखना, उन गंगा सिंह की दरबारी गायिका थी एक तरीके से, ये उनके दरबार में ये गायन का काम किया करती थी। समझ में आ गई बात। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की दरबारी थी, पहली बात। मतलब आपसे पूछ सकता है कि अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की है भाई, तो एक तो ये वाली चीज याद रखना, बीकानेर किसके दरबार में थी, तो ये आपके महाराजा गंगा सिंह के दरबार में थी। फिर दूसरे नंबर पर मैं बात करूं कि ये जो अल्लाह जिलाई बाई है इन्हें कहा जाता है आपके राजस्थान की मरु कोकिला। अरे मैंने कोकिला वर्ड काम में नहीं लिया है, ध्यान रखना, मैंने बोला राजस्थान की मरु कोकिला। दोनों शब्दों में अंतर है, अभी बता दूंगा आपको। या इसको आप लोग कह सकते हो मरु प्रदेश की कोकिला, मरु कोकिला या मरु प्रदेश की कोकिला भी आप इनको कह सकते हो। तो ये दूसरी बात भी आप लोग याद रख लेना भैया, ठीक है, ये दूसरी जरूरी बात। तीसरी जरूरी बात कि अल्लाह जिलाई बाई ने ये जो म्यूजिक सीखा ना, तो इनके गुरु कौन थे भाई, जिनसे इन्होंने म्यूजिक सीखा, जिनसे इन्होंने ये सब चीजें सीखी, वो कौन थे, तो इनके गुरु का नाम हो जाएगा आपके क्या, ध्यान रखना, उस्ताद हुसैन बख्श खां। उस्ताद हुसैन बख्श खां। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं मैं यहां पर कि इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा, तो इनके गुरु का नाम है उस्ताद हुसैन बख्श खां। तो ये भी याद रख लेना आप लोग कि उस्ताद हुसैन बख्श खां इनके गुरु थे। फिर जरूरी बातें और क्या है भाई, अरे भाई अल्लाह जिलाई बाई को 1982 के अंदर, 1982 के अंदर इनको एक पुरस्कार दे दिया गया था, और इनको जो पुरस्कार दिया गया उसका नाम था पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था इनको, तो 1982 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में और आगे बढ़ूं तो 2003 के अंदर, इनकी मृत्यु के बाद में 2003 के अंदर इनके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया। कितने का डाक टिकट, 5 रुपए का डाक टिकट। अपन कहीं भी पत्र भेजते हैं ना, तो पत्र के ऊपर अपने को क्या चिपकाना पड़ता है, पत्र के ऊपर अपने को डाक टिकट चिपकाना पड़ता है। तो ध्यान रखना, इनके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, ये भी याद रखना। किसके ऊपर जारी हुआ ये डाक टिकट, अल्लाह जिलाई बाई पर। मानो कहीं पत्र भेजने के 5 रुपए लग रहे हैं, तो 5 रुपए का अल्लाह जिलाई बाई का डाक टिकट खरीद के चिपका दो, हो गए आपके 5 रुपए जमा हो गए। फिर इतना ही नहीं, इसके बाद भी इनको 2012 के अंदर, ये भी ध्यान से सुनना आप लोग, 2012 के अंदर फिर इनको राजस्थान के अंदर एक पुरस्कार दिया गया, और जो पुरस्कार राजस्थान में दिया गया उसका नाम था राजस्थान रत्न पुरस्कार। बोलो कौन सा पुरस्कार दिया इनको, तो राजस्थान रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया। तो ये अल्लाह जिलाई बाई की स्टोरी है जिसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं भैया। समझ में आई बात, यहां पर ये अल्लाह जिलाई बाई की स्टोरी है जिसको आप लोग भूल मत जाना गलती से भी। समझ गए मेरी बात को। चलिए भाई, कोई दिक्कत इसके अंदर, तो ये अल्लाह जिलाई बाई के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपकी राइटिंग इतनी सुंदर कैसे है, अब ये तो मुझे भी नहीं पता भाई कैसे है। फिर इसके बाद में देखो आप लोग नंबर 2, अब दूसरी मांडगाई का देखो आप लोग। आपने कहा ना कि बोले सर एक एक चीज को ढंग से पढ़ाना, तो अब ढंग से ही पढ़ाऊंगा, अब आप पकड़ो बस। अब तो गौरी देवी, अब ये जो गौरी देवी है ना, ये गौरी देवी भाई कहाँ की है भाई, तो ये गौरी देवी मुख्यतः तो बीकानेर की है। जैसे अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर की है, वैसे ही आपकी गौरी देवी भी बीकानेर की है। लेकिन गौरी देवी के प्रश्न पेपर में क्या बनेंगे वो देखो आप लोग यहाँ पर। गौरी देवी के अगर प्रश्नों के बारे में मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहला प्रश्न तो गौरी देवी का ये बनता है भाई कि ये जो गौरी देवी है इनको मैं कहूँगा राजस्थान की कोकिला। अरे वो तो राजस्थान की मरु कोकिला है, और ये इसको सीधे सीधे क्या कहोगे आप लोग, इनको आपको सीधे सीधे कहना पड़ेगा राजस्थान की कोकिला। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की कोकिला कौन है, तो राजस्थान की कोकिला गौरी देवी है। जबकि राजस्थान की मरु कोकिला कौन है, तो राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाई बाई है। आई बात समझ में, बिल्कुल राजस्थान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। आई बात समझ में, ये राजस्थान पुरस्कार जो है ये इनकी मृत्यु के बाद में मिला है, मतलब कि ये पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। समझ गए मेरी बात को। फिर देखो इसके बाद में राजस्थान की कोकिला है, फिर ये भी आपके बीकानेर के तो महाराजा गंगा सिंह। ध्यान रखना, बीकानेर के तो कौन, बीकानेर के तो गंगा सिंह जी।
बीकानेर के गंगा सिंह, और फिर ये आ गई कहां पर, जोधपुर में आ गई थी भैया, जोधपुर के उम्मेद सिंह जी। बीकानेर के गंगा सिंह एवं जोधपुर के उम्मेद सिंह के दरबार में रही थी कौन, गौरी देवी जो हैं ये जोधपुर के उम्मेद सिंह के दरबार में रही। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रख लेना भाई, अच्छे से समझ गए। तो ये चीज भी याद रखना कि वो तो केवल और केवल गंगा सिंह के दरबार में रही, ये आपके और जोधपुर के उम्मेद सिंह जी के दरबार में भी रही थी। चलिए साहब, हाँ जी आगे बढ़े, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर आपको, और बता दूं क्या आगे। जरूर याद रखना भैया। हाँ बिल्कुल, गौरी देवी को भी राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला है ना 2013 के अंदर, बस अल्लाह जिलाई बाई को 2012 में मिला है। अब मैं लिख देता हूं यहीं पर, थोड़ा सा आप लोग समझ जाना भाई। हाँ जी, गौरी देवी के बारे में एक और बात लिख देता हूं कि इन गौरी देवी को भी 2013 के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इनको 2013 के अंदर पुरस्कार मिला था राजस्थान रत्न पुरस्कार। अल्लाह जिलाई बाई के ठीक एक साल बाद ये पुरस्कार मिला था, राजस्थान रत्न पुरस्कार। तो ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिए भैया, ठीक है ना, उनको 2012 में, इनको 2013 में। तो मांड गायिकाएं पता होनी चाहिए अपने को। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आ जाओ। तीसरे नंबर पर केवल नाम लिख दो, बहुत है भैया, नाम लिख दो गौरी बाई। अरे गौरी देवी अलग है, गौरी बाई अलग है। ये गौरी देवी कहाँ की है, बीकानेर, और ये गौरी बाई है पाली की। कुछ लोग कहते हैं गौरी बाई डूंगरपुर की है। अरे भैया वो जो डूंगरपुर वाली है ना वो अलग है भाई, वो वागड़ की मीरा है, वो अलग है, वो वागड़ की मीरा है, ध्यान रखना। नंबर 4, फिर इनके नाम याद रखने भैया, है ना, जमीला बानो। कौन आ जाएंगी भाई, जमीला बानो का भी नाम इसके अंदर याद रखना आप लोग। और ये जमीला बानो कहाँ की है, ये जोधपुर की है। जमीला बानो भी एक मांड गायिका है जो कि आपके जोधपुर की है, ध्यान रख लेना। फिर इसके अलावा और किसका नाम आता है भैया, तो इसके अलावा मांगी बाई भी लिख दो ना, उदयपुर वाली। लो साहब, मांगी बाई जो मैंने आपको बताया था केसरिया बालम गीत को सबसे पहले गाने वाली कौन, मांगी बाई। तो लो साहब ये मांगी बाई उदयपुर मैंने लिख दिया भैया। फिर इसके बाद में और कौन आएंगी, जयपुर की एक मांड गायिका आती है जिनका नाम है बन्नो बेगम। इनके आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, बन्नो बेगम। और ये बन्नो बेगम कहाँ की है भैया, तो ये बन्नो बेगम आपके जयपुर की हो जाएंगी, ध्यान रख लेना आप लोग, समझ गए, बन्नो बेगम। एक और अभी आपके और ध्यान रख लेना, थर्ड ग्रेड वाले एग्जाम में पूछा गया था जिसका नाम है बतूल बेगम। अच्छा प्रश्न पूछा था, हालांकि करंट से रिलेटेड था कि ये बतूल बेगम भी मांड गायिका है और ये भी आपके कहाँ की है, जयपुर। लेकिन इनका प्रश्न क्या था वो सुनना आप लोग। हमारे राष्ट्रपति थे उस समय रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद जी ने इनको एक पुरस्कार से सम्मानित किया था और उस पुरस्कार का नाम था नारी शक्ति पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुई थी कौन, बतूल बेगम। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुई थी आपके बतूल बेगम। रामनाथ कोविंद जी उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने इनको सम्मानित किया था। तो जितनी भी मांड गायिकाएं हैं ना उनका मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न बता दिया है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। तो ये क्योंकि यहाँ पर आपके मांड गायिकाओं के नाम आए थे इसलिए मेरे को आपके इसके बारे में बताना पड़ा भाई, ठीक है। तो आपके तो काम की चीज़ है, बढ़िया ही है ना, आप लोगों को बता दिया। तो अब इनमें से पूछ लेगा, निम्न में से, जैसे आपके महिला पर्यवेक्षक में प्रश्न पूछा गया था और महिला पर्यवेक्षक में दिया था कि राजस्थान की वह मांड गायिका जिसे 1982 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, राजस्थान की वह मांड गायिका जिसे 1982 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अल्लाह जिलाई बाई। एक ही तो है जिसको पद्मश्री मिला है, अल्लाह जिलाई बाई। लो भैया एक चीज इधर ध्यान देना, जब बात पद्मश्री की आ गई ना तो लो साहब करंट भी जोड़ता हूं थोड़ी सी, ठीक है ना, कि राजस्थान में पद्मश्री, राजस्थान में पद्मश्री ऐसा तो बहुतों को मिला है, लेकिन मैं करंट की बताऊंगा। करंट बोले तो 2023 कि 2023 में राजस्थान में पद्मश्री किस किस को दिया गया, तो भैया 2023 में राजस्थान में पद्मश्री पुरस्कार मिले 3। कितने मिले पुरस्कार, तो ध्यान रखना 3 पुरस्कार मिले अपने को यहां पर। और ये 3 पुरस्कार किस किस को मिले हैं भाई, ये 3 पुरस्कार मिले आपके मोहम्मद अमूल को। ध्यान रखना, बोलो किसको मिले हैं,
तो ये 3 पुरस्कार मिले आपके मोहम्मद अमूल को, ये 3 पुरस्कार मिले भैया। अरे सर मोहम्मद अमूल बोले तो, मोहम्मद अमूल बोले तो यहां पर ध्यान रखना, मोहम्मद का मतलब तो हो जाता है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद का मतलब तो क्या हो जाएगा आपके, तो मोहम्मद का मतलब तो हो जाएगा मोहम्मद हुसैन, ठीक है। ए का मतलब हो जाएगा अहमद हुसैन। अभी मुझे पता है तुम लोग क्या कमेंट करने वाले हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कईयों के दिमाग में तो अभी कुछ बात आएगी, देखना। अहमद हुसैन, मुंह से बनेगा आपके मूलचंद लोढ़ा, ध्यान रखना आप लोग, मूलचंद लोढ़ा का नाम इसके अंदर आता है। और फिर ले से बनेगा आपके लक्ष्मण सिंह, ले से बन जाएगा आपके लक्ष्मण सिंह। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि टोटल कितने, बोले सर आपने लिखा 3 और बता रहे हो आप 4, मैंने लिखा पुरस्कार 3 मिले, ध्यान रखना, लेकिन कितने लोगों को मिले, 4 लोगों को मिले, ध्यान रखना। इन दोनों को एक ही पुरस्कार मिला है संयुक्त रूप से, ध्यान रखना, इन दोनों को एक मिला है, ये जरूर याद रख लेना आप लोग। ये पहला, ये दूसरा और ये आपके तीसरा, समझ में आ गई बात। यहां पर इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन दोनों ही आपके कहां के हैं भैया, दोनों ही आपके जयपुर के हैं। पहली बात, दोनों ही आपके क्या हैं, दोनों ही आपके गजल गायक हैं, दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, दोनों ही गजल गायक हैं। मतलब कि इनको कौन से क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है, तो इनको मिला है कला के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में पुरस्कार मिला है इनको, तो इनको कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर मोहम्मद और अहमद को साथ में मिला है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये करंट भी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। मूलचंद लोढ़ा, अरे भाई साहब ये जो मूलचंद लोढ़ा है ये डूंगरपुर के हैं, ये कहाँ के हैं आपके, डूंगरपुर के हैं, ध्यान रख लेना। और इनको मिला है कौन से क्षेत्र में, इनको मिला है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, ध्यान रखना। इनको कौन से क्षेत्र में मिला है, तो इनको मिला है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार इनको दिया गया है, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखना भैया, कौन से क्षेत्र में मिला है इनको, तो इनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में मिला है। लक्ष्मण सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी कहाँ के हैं, अरे ये अपने नया जिला बना है ना वहाँ के हैं, लापुड़िया गांव पड़ता है अपने उसमें। और ये जो लापुड़िया गांव है ये कहाँ पड़ता है, दूदू, राजस्थान का सबसे छोटा जिला। तो लापुड़िया दूदू जो है वहाँ के ये रहने वाले हैं। और इनको भी कौन से क्षेत्र में मिला है, इनको भी मिला है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। तो लो साहब करंट की चीज़ें भी याद रख लेना साथ की साथ, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। बोले सर आप ये क्यों बता रहे हो, आप ये क्यों बता रहे हो, आपके क्या काम के हैं ये, अरे मेरे काम के ये रहे दोनों, ये भैया कल्चर के ही तो हैं ये दोनों, गजल गायक हैं, तो ये दोनों कल्चर के नहीं है क्या। और जब गजल गायक है तो मैं यहीं पर बताऊंगा ना, समझ में आ गई बात यहाँ पर। तो अब ये भूल मत जाना आप लोग यहाँ पर कि राजस्थान में पद्मश्री कितनों को मिला, मिला तो 4 लोगों को है, लेकिन पुरस्कार 3 ही मिले, ध्यान रखना। मोहम्मद अमूल, मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन और मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह, ये जयपुर, ये डूंगरपुर, ये दूदू, ये कला के क्षेत्र में, ये दोनों सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। फटाफट से इसको भी आप क्लियर कीजिए भैया, फटाफट से इसको भी क्लियर कीजिए। और बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी बताओ पहले, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ तुम लोग, तब तो आगे पढ़ाओ, नहीं तो रहने दो। अभी तक मैंने 3 चीजें 3 स्लाइड पढ़ाई है, बताओ तीनों स्लाइड में मजा आया कि नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा कि ये बताओ अपना काम, ऐसे पढ़ेंगे तो अपना काम क्लियर हो जाएगा कि ये भी बता दो, पक्का बताओ, देखे तुरंत कमेंट करो, कमेंट फटाफट से। हाँ कहीं तो लिखने में ही वो हो रहे हैं सर, पहले लिख लें एक बार, ठीक है ना। बोलो जी बोलो भैया। मोहम्मद और अहमद को साथ में मिला है, अरे भैया मैंने पूछा समझ में आ जाएगी क्या ऐसे बातें, आ रहा है सर समझ में। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आप कल्चर में कोई दिक्कत है क्या, आपको पास कर जाओगे क्या तुम। अब इनको जितना तुम याद कर सकते हो ना उतना याद करना, बढ़िया, ठीक है ना, मजा आ गया है। इतना जितना तुम इसको पढ़ सकते हो ना उतना पढ़ लेना, उतना याद करना तुम इसको ज़्यादा से ज़्यादा, तब जा करके आपके कोई चीज़ क्लियर हो पाएगी, ध्यान रख लेना। कल वही फिर अपन अपनी क्लास रहेगी 5 से 6, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो बता दो, आप किसी भी मुद्दे पर बात करना चाहते हो तो वो बता दो मेरे को एक बार फटाफट से,
हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। चलिए साहब। ओके, रिपोर्ट है सर, गजब है, बिंदास है सर, आजा। मतलब तुम रिपोर्ट बना रहे हो मेरी? हाँ, चलिए साहब, बहुत बढ़िया बात है। अब आपको कोई पूछना हो तो आज का मेरा तो काम क्लियर हो गया। अरे मेरा तो आज का क्लियर हो गया, 1 घंटे की क्लास है अभी, ठीक है ना? तो 1 घंटे अपने कंप्लीट है, रोज इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपने को। समझ में आई बात? अब आपको कुछ पूछना है तो बता दो मेरे को, ठीक है ना? हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बोल दो भाई राजस्थान जी के पढ़नी है तो जुड़ जाओ अभी भी, फिर सिलेबस आगे निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है फिर। समझ गए? फिर वो क्या है, फिर वो वीडियो पीछे के देखते ही रहेंगे। तो अभी तो बोल दो, अभी तो शुरुआत करिए पढ़ने, और बहुत धांसू तरीके से पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर, भूतो न भविष्यति, एक ही बार पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। समझ गए? हाँ, वैसे भी 2-3 महीने अब कोई वैकेंसी है ही नहीं, आना भी संभव नहीं है। चलिए साहब, तो कुछ पूछना है आपको? नहीं पूछना तो ख़त्म करते हैं फिर आज की बात। कोई दिक्कत नहीं है सर, मस्त पढ़ा रहे हो, अच्छा चलो तो फिर कोई बात नहीं। चलो तो आज अपन फिर इतनी बात करते हैं, कल फिर मुलाकात कर लेंगे अपन अपनी क्लास को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।